नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए पॉलिटिकल थिंकर, लॉक, जॉन लॉक। तो 3 समझौतावादी विचारक हमारे सिलेबस में हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स की चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वह जाकर देख सकता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए जॉन लॉक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था की बात करेंगे। जो नेचर ऑफ स्टेट बताया है जॉन लॉक ने, हॉब्स ने भी नेचर ऑफ स्टेट की बात की थी और जॉन लॉक ने भी की है। अब दोनों के नेचर ऑफ स्टेट में आखिर क्या अंतर है, इनको समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो 3 समझौतावादी विचारक हैं, इनके विचारों को कंपैरिजन करके पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों थिंकर्स के जो विचार हैं यह आपस में मिक्सअप ना हो और आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम के टाइम पर, इसलिए यह जरूरी हो जाता है। तो चलिए नेचर ऑफ स्टेट देखते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक का जो नेचर ऑफ स्टेट है वह हॉब्स के नेचर ऑफ स्टेट से बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। क्यों नजर आता है डिफरेंट? क्योंकि हॉब्स ने जहां नेचर ऑफ स्टेट में व्यक्ति को एक युद्ध की अवस्था में धकेला था, युद्ध की एक अवस्था के रूप में चित्रित किया था हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को, लेकिन लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है वह एक सहयोग की अवस्था है। तो जॉन लॉक ने नेचर ऑफ स्टेट को एक परस्पर सहयोग की अवस्था बताया है, जहां व्यक्ति के साथ सहयोग करके रहता है। इसका मतलब ये कि शांतिपूर्ण अवस्था है प्राकृतिक अवस्था, जो जॉन लॉक ने बताई है। तो आपने देखा कि हॉब्स से बिल्कुल विपरीत एक प्राकृतिक अवस्था बताई है। लेकिन अगर जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वह शांतिपूर्ण है और लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो फिर क्यों समझौते की आवश्यकता पड़ी? देखिए, परस्पर सहयोग तो हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है। पूर्व सामाजिक तो नहीं है, लेकिन पूर्व राजनीतिक है। वहां पर किसी भी प्रकार की एक ऐसी संस्था नहीं है जो नियमों को डिफाइन कर सके, जो रूल्स को डिफाइन कर सके और उन्हें इंप्लीमेंट कर सके। इन संस्थाओं के निर्माण के लिए जॉन लॉक सामाजिक समझौता करवाता है नागरिकों के बीच में। तो जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था होने को शांतिपूर्ण है, लेकिन कुछ अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं जब रूल्स को कोई डिफाइन करने वाला नहीं होता। तो सब अपने अकॉर्डिंग प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं, रूल्स की व्याख्या करते हैं, और एक ऑर्डर बिगड़ जाता है। तो इस ऑर्डर को सही रखने के लिए और इनकी सही व्याख्या करने के लिए, किनकी? प्राकृतिक अधिकारों की और नियमों की सही व्याख्या करने के लिए जॉन लॉक समझौता करवाता है। अब बात करते हैं सामाजिक समझौता की। तो सामाजिक समझौता जो हॉब्स का है और लॉक का है, इसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। क्या डिफरेंस पाया जाता है? जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता है उसके अंतर्गत जॉन लॉक 2 प्रकार के सामाजिक समझौता करता है। हॉब्स ने एक प्रकार का सामाजिक समझौता किया था जो नागरिकों के बीच में हुआ था, लेकिन जॉन लॉक करते हैं 2 समझौता। तो कौन कौन से हैं? पहला जो समझौता है वह नागरिकों के बीच में होता है और नागरिक आपस में समझौता कर एक सिविल सोसाइटी का निर्माण करते हैं। इस सिविल सोसाइटी को जॉन लॉक राज्य कहता है। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जॉन लॉक ने राज्य को सिविल सोसाइटी कहा है। दूसरा जो समझौता है वह राज्य में और नागरिकों में होता है और वह निर्माण करते हैं एक ट्रस्ट का। अब ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक सरकार है। ट्रस्ट एक सरकार है जो नियमों का और प्राकृतिक अधिकारों का क्रियान्वयन और उनकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वह ट्रस्ट के पास है। तो लोग, मतलब नागरिक, सभी आपस में मिलते हैं और राज्य के साथ एक समझौता करके एक ट्रस्ट का निर्माण करते हैं और ट्रस्ट प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है, संरक्षण करता है, उनकी व्याख्या करता है, क्रियान्वयन करता है और जो उन प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानता है उनको दंडित करता है। तो आपको सिविल सोसाइटी और ट्रस्ट में अंतर समझ में आ गया। सिविल सोसाइटी को तो राज्य कहा है और ट्रस्ट सरकार है। तो राज्य में और सरकार में अंतर सबसे पहले जॉन लॉक ने किया है। जॉन लॉक से पहले के जितने भी विचारक हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने राज्य में और सरकार में कोई अंतर नहीं किया है।
जॉन लॉक ने दोनों को अलग अलग, उन दोनों में अंतर किया है, राज्य जो कि सिविल सोसाइटी और ट्रस्ट जो कि सरकार है। अब ये तो हो गया दोनों सामाजिक समझौता और निर्माण हो गया सिविल सोसाइटी का और ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट को जो निर्माण किया है यह प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करेगा। हम बार बार एक नाम ले रहे हैं प्राकृतिक अधिकार, तो आपके मन में आना चाहिए कि आखिर ये प्राकृतिक अधिकार क्या हैं और जॉन लॉक ने ऐसे कौन से प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। तो जॉन लॉक कहता है कि कुछ अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हैं और इन पर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। इन प्राकृतिक अधिकारों को ना तो कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही सरकार छीन सकती है। तो सरकार और व्यक्ति इन अधिकारों को नहीं छीन सकते, ये आप याद रखें। तो ये जो अधिकार हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, लाइफ का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा अधिकार है आपका संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, एक जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। इन तीनों अधिकारों को भी आपको याद रखना है। तो इन तीनों अधिकारों को ना तो छीना जा सकता है, ना इन्हें व्यक्ति से सेपरेट किया जा सकता है, कोई इनका अतिक्रमण नहीं करेगा और इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं कि ये जो सरकार है, ये जो समझौता है, क्या यह समझौता तोड़ा जा सकता है? अब सवाल ये उठता है कि यह जो समझौता है, क्या यह समझौता आजीवन चलता रहेगा या इसको तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, इसे एक शर्त पर तोड़ा जा सकता है और वो शर्त यह है कि अगर जो ट्रस्ट है वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित नहीं कर पाता है, उनकी रक्षा नहीं कर पाता है, तो नागरिक मिलकर, एक नागरिक नहीं, नागरिकों का समूह पूरा मिलकर इस समझौते को भंग कर सकता है। तो क्या दोनों समझौते भंग हो जाते हैं? नहीं, दोनों समझौते भंग नहीं होते। जो पहला समझौता है जिससे हमने सिविल सोसाइटी का निर्माण किया है वह भंग नहीं हो सकता। जो दूसरा समझौता है जिससे हमने ट्रस्ट का निर्माण किया है, सरकार का निर्माण किया है, वह भंग हो जाता है और नए ट्रस्ट का निर्माण हो जाता है, नई सरकार का निर्माण हो जाता है। तो व्यक्ति समझौता भंग होने पर प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। लॉक के समझौते में बात हो रही है यहां, लॉक के समझौते की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा विचारक है लॉक में से और हॉब्स में से जिसका अगर समझौता भंग हो जाए तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पुनः पहुंच जाता है, तो वह है हॉब्स का। हॉब्स का अगर समझौता भंग होता है तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पुनः पहुंच जाता है, लेकिन लॉक का अगर समझौता भंग होता है तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पुनः नहीं पहुंचता है। सिर्फ सेकंड समझौता भंग होता है जिसको फिर से किया जाता है और ट्रस्ट का फिर से निर्माण कर लिया जाता है। तो आपको आई होप ये समझौता समझ में आ गया होगा। अब ये जो अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इसमें से जो तीसरा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, यह है एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को जॉन लॉक द्वारा यहां सीमित किया गया है। सीमित से मतलब यह है कि आप जितनी आपको आवश्यकता है उतनी संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक संपत्ति आप ना रखें, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त कुछ संसाधन है और इन संसाधनों को व्यर्थ करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक के समझौता सिद्धांत को ही आधार बनाकर जॉन रॉल्स ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया है। जब हम जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत में समझौते सिद्धांत का उपयोग किया है। वह जॉन लॉक के समझौता सिद्धांत से ही प्रेरित है। तो आपको यह भी याद रखना है। बाकी हम डिटेल में जब जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। नॉजिक ने भी जॉन लॉक के विचारों का उपयोग अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत किया है। जब हम नॉजिक को पढ़ेंगे तो उनको भी पढ़ लेंगे। तो हमने देखा कि प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में शांतिपूर्ण थी, परस्पर सहयोग था, लेकिन कुछ इंटरप्रिटेशन गलत होती थी किसकी? प्राकृतिक अधिकारों की। तो हमने समझौता किया, समझौता करके हमने सिविल सोसाइटी बनाई, सिविल सोसाइटी और ट्रस्ट बनाए, 2 समझौते किए और उसके बाद प्राकृतिक अधिकारों को देखा। 3 प्रकार के अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, और तीनों अधिकारों को इंपॉर्टेंट माना है जॉन लॉक ने। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रस्ट बनाया है इसके कितने अंग हैं। इसके 3 अंग बताए हैं, सरकार के 3 अंग। एक है विधायिका। विधायिका को सर्वोच्च माना है क्योंकि यह जनता की इच्छा है, वहां पर जनता की इच्छा माना है विधायिका को, इसलिए इसको सर्वोच्च माना है। दूसरी है कार्यपालिका। कार्यपालिका राजा होता है, राजा। हाँ, एक बात और हम कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको क्या लगता है कि जॉन लॉक किसका समर्थक है? क्योंकि यहाँ राजा की बात आ गई थी इसलिए मैंने आपको सही समझा कि इसको पहले बता देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जॉन लॉक लोकतंत्र समर्थक है या राजतंत्र समर्थक है? क्या लगता है आपको? जॉन लॉक
राजतंत्र समर्थक भी नहीं है, लोकतंत्र समर्थक भी नहीं है, वह सीमित राजतंत्र के समर्थक हैं, संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक हैं। राजतंत्र तो होगा लेकिन सीमित होगा। अगर आप इंग्लैंड को आज भी देखें तो आज भी वहां राजतंत्र है, लेकिन वह सीमित है और बहुत ज्यादा सीमित है। इतना सीमित है कि वह एक रबड़ स्टाम्प के बराबर है। जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम दूसरे देशों की शासन व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं, दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं, तो वहां हम इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कि वहां आज भी राजतंत्र है और वह एक रबड़ स्टाम्प की तरह ही कार्य करता है। जब पढ़ेंगे इंग्लैंड का संविधान तो उसे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि एक सीमित राजतंत्र के समर्थक जॉन लॉक हैं, जहां वह एक सीमित राजतंत्र को पसंद करते हैं। इसीलिए मैंने नाम लिया था कि जो कार्यपालिका है उसमें जो राजा है वह होता है। तो ये जो राजा है यह नियमों को और अधिकारों को, कानूनों को क्रियान्वयन करने में, इसका एक कार्य तो क्रियान्वयन करने का है, दूसरा जो इनका पालन नहीं करता उसे दंडित करने का कार्य भी है। इसका मतलब ये कि कार्यपालिका के अंतर्गत ही न्यायपालिका को भी जॉन लॉक ने रखा है। कार्यपालिका, क्योंकि 3 अंग होते हैं हमारे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका तो है अलग, उसके अलावा है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंतर्गत ही तीसरा अंग जो है उसको न्यायपालिका को मिला दिया गया है। और तीसरा जो अंग रखा है सरकार का, उसको एक संघीय शासन को रखा है, संघीय सरकार को रखा है, जिसके अंतर्गत जो विदेश नीति का जो विभाग होता है उसको रखा गया है जॉन लॉक के द्वारा। तो ये 3 प्रकार के हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और संघीय शासन है। 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हो गई। तो जॉन लॉक का सामाजिक समझौता देख लिया, प्राकृतिक अवस्था देख ली, इसके अलावा सरकारों के अंग देख लिए। अब बात कुछ बुक्स की हो जाए तो जॉन लॉक की 2 बुक काफी फेमस हैं। एक बुक तो है एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर एक एसे है। तो ये जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है इसमें अनुभववाद को दर्शाया गया है। जॉन लॉक अनुभववाद के भी पिता कहे जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो व्यक्ति है यह कैसे सीखता है, अनुभव से सीखता है। जॉन लॉक ने एक वर्ड यूज किया है टैबुला रासा। टैबुला रासा का मतलब होता है कोरी स्लेट। तो व्यक्ति जब पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो वो एक कोरी स्लेट की भांति होता है। लेकिन जैसे जैसे वह जीवन उसका बढ़ता जाता है तो वो कोरी स्लेट अनुभवों से भरती जाती है। तो व्यक्ति कैसे सीखता है, अनुभवों से सीखता है। इसलिए जॉन लॉक को अनुभववाद का पिता भी कहा जाता है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाली जो बुक है उसको अनुभववाद पर लिखा गया है। दूसरी जो बुक है जो कि जॉन लॉक की है वह है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो ये जो 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट बुक है इसके बारे में प्रोफेसर वाहन कहते हैं कि यह दुनाली बंदूक की तरह है। इसकी जो एक नली है वह तो हॉब्स की तरफ है और दूसरी जो नली है वह फिल्मर की तरफ है, रॉबर्ट फिल्मर। तो जो हॉब्स की तरफ है मतलब हॉब्स की आलोचना करती है, और जो फिल्मर की तरफ है तो फिल्मर की जो पैट्रियार्क का पुस्तक है जिसमें उन्होंने जो दैवीय सिद्धांत दिए हैं उनकी आलोचक है। यह प्रोफेसर वाहन का कहना है। तो 2 पुस्तकें हैं, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट और एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो जॉन लॉक के ये जो विचार हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आए हैं और आपके लिए थोड़ी बहुत भी यह यूजफुल आपको लगती है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की नॉलेज जो है उससे लाभान्वित करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।